हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कल जो होमवर्क दिए थे कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आप लोगों को बता दें कि ये आंसर होगा पत्तियों में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें अच्छा से आंसर भी दिया और जो कमेंट भी किया, और कल जहाँ से छोड़े हुए थे वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। कल 30 तक हम लोग देख लिए थे। जो नहीं देखे हुए हैं वो पार्ट जो है ना 1 देख लें, उसमें हम 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, और जो भी लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो हम हृदय पढ़ाए हुए थे। ठीक है, प्रकुंचन दाब कितना होता है ये फटाफट बताइए। प्रकुंचन मतलब होता है, यदि हम बात करें तो किताब में आपको संकुचन मिला होगा। ठीक है, संकुचन सिस्टोलिक प्रेशर। तो फटाफट बताइए, ऐसे बता दें मानव शरीर का जो सामान्य दाब होता है, रक्त दाब, ये होता है 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। तो 120 क्या है, ये सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है औसत जो ना प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो यह 120 mm होता है। जो भी 120 mm आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। तो चलिए आज का जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो ये याद रखना आपको। तो इसमें ऑप्शन दिया है पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना और हरित लवक। तो क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट। कमेंट आप लोगों का स्लो आ रहा है। क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है। और यदि बता दें कि हम लोगों के साथ बहुत सारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, ऑप्शन है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, पौधा में, और पौधा के किस भाग में होता है, तो पत्ती में। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। फटाफट बताइए आप लोग, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो फटाफट बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जो भी आंसर ऑक्सीकरण कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीकरण के माध्यम से ही हम लोग जो ना भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के हम लोग कल भी देखे हुए थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ संयोग करने से यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए। ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। जो भी जानते हैं फटाफट कीजिए। तो हम कल आप लोगों को बताए हुए थे स्वपोषण, जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो भी जो है ना पार्ट 1 को देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ है स्वपोषण। तो कल आप लोगों को बताए थे कि पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, एक हो जाता है स्वपोषण, दूसरा हो जाता है परपोषण। तो स्वपोषण जो है ना किसको कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं कि वैसे जो है ना जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण के लिए जो आवश्यक होता है, देखिए यदि हम बात करते हैं कि कोई जो है ना, ये जो है पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, पेड़ ये जो भोजन अपना बनाते हैं, हरा हरा पेड़ पौधा, तो ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के उपस्थिति में ये जो है भोजन बनाते हैं, और जो है जड़ से खनिज लवण और जल लेते हैं। ठीक है, मतलब भूमि से, ठीक है, भूमि से लेते हैं। उसके बाद ये जो ना वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया। और पत्ती में क्या रहता है, तो कल बताए हुए थे आप लोगों को कि पौधा के पत्ती में क्या रहता है, तो ये जो है ना क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल रहता है। इन सभी के उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ये जब भी पौधा भोजन बनाते हैं तो वो दिन में ही बनाते हैं, रात में ये भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी, सूर्य का प्रकाश भी, और इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो भी इनमें से सभी आंसर करें वो बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है ना
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो यह बोल रहा है ना कहाँ पे ये प्रक्रिया पूर्ण होता है। तो कल आप लोगों को बताए थे, देखिए आंतरिक श्वसन बताए थे। आंतरिक श्वसन दो तरह का होता है। आप लोग तब तक कमेंट कीजिए जो जान रहे हैं, हम बता रहे हैं तब तक। आंतरिक जो है ना श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो हो जाता है जो है ना आंतरिक में आपका क्या बताए थे, आंतरिक श्वसन में दो प्रकार का श्वसन होता है। एक हो जाता है जो ना कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव या जीव द्रव इसमें होता है। और दूसरा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो अब इसमें जो कोशिका द्रव में होता है या जीव द्रव में, तो इसमें क्या होता है कि जो है ना यहाँ पे वायु के जो ना अनुपस्थिति में होता है। कोशिका द्रव में वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए आंतरिक श्वसन का दो भाग होता है। एक तो यहाँ होता है, तो इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। याद रखना, जो कोशिका द्रव में होता है उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। कल ये आप लोगों को बताए थे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसको कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, ठीक है। तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल और प्लस ऊर्जा देता है। ये पूरा ऊर्जा जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। आंशिक रूप से जो ऊर्जा मिलता है ये कोशिका द्रव में मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना पूर्ण विखंडन कहाँ होता है, तो ये याद रखना है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो यहाँ पर कोशिका द्रव में बनता है तो इसमें पायरुवेट बन जाता है, लैक्टिक जो है ना लैक्टिक अम्ल बनने लगता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना कि पायरुवेट का जो पूर्ण विखंडन कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियम जो होता है ये जो ना वायवीय श्वसन है, याद रखना वायवीय श्वसन है। तो ये आप लोगों को कल बताए हुए थे वायवीय श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है ना चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आँख में, आग्नेयाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो आप लोग फटाफट बताइए जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे पहले पाचन, ठीक है ना। पाचन के लिए हम आहार नाल पढ़ाए हुए थे कि ये आहार नाल का यहाँ से देखते हैं कि जो है ना मुगवा है, मुगवा के बाद जो ना ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद जो ना यहाँ से चलते हैं फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो ये तो जो है ना श्वसन का भाग हुआ है। तो यहाँ जो है मुगवा देखते हैं, ग्रसनी देखते हैं और एक ग्रास नली देखते हैं, ग्रास नली। उसके बाद ग्रास नली से यहाँ जैसे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है अमाशय, ठीक है। अमाशय, अमाशय के बाद जो है छोटी आंत, बड़ी आंत हो जाता है, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है। ये याद रखना है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो भी ऑप्शन अमाशय कर रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में ही पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, अमाशय को ही जनरली हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है, स्टोमैक इसी को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र भी हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हुए। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यह जो है ना दो तरह का होता है। एक तो हो जाता है ओपन, ठीक है, ओपन जिसको हम लोग खुला कहते हैं, और दूसरा हो जाता है क्लोज, ठीक है, जिसको हम बंद कहते हैं। तो खुला किस में पाया जाता है, तो ये याद रखना है कि खुला उसमें पाया जाएगा तो वैसा जीव जिसमें जो है ना रक्तवाहिनी नहीं पाया जाता है, रक्तवाहिनी नहीं पाया जाता है, तो उसमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें आप लोग जो है ना बता सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन दिया है मनुष्य, कॉकरोच, घोड़ा और ऊँट। तो मतलब कि जिसमें रक्तवाहिनी नहीं, रक्तवाहिनी मतलब हो गया क्या, धमनी और सीरा नहीं होता है, तो उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यदि हम बात करें इसका आंसर तो कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है। तो कॉकरोच में यदि आप देखिएगा कॉकरोच को उल्टा करके, तो उसका जो है ना रक्त क्या होता है ऊपर से नीचे आने लगता है, ठीक है। तो ये जो है कॉकरोच क्या है, कॉकरोच में एक खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं, जो रक्त को, ठीक है ना, या खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। परिसंचरण मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है ना पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन आते हैं परिसंचरण तंत्र में, तो बात करते हैं परिसंचरण तंत्र का मुख्य जो अवयव है ये रक्त है, दूसरा रक्तवाहिनी, रक्त और रक्तवाहिनी, और तीसरा परिसंचरण तंत्र में आता है हृदय। याद रखना हृदय। ये तीनों मिल के, तीनों जो है ना मिल के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो कॉकरोच में किस प्रकार का पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र। अब बात करें कॉकरोच का जो खून होता है, कॉकरोच का खून ये लाल ना होके सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद। कारण क्या है, तो कारण भी आप लोगों को याद रखना है कि कॉकरोच में
आरबीसी नहीं पाया जाता है, आरबीसी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका खून कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास में भी हम पढ़ाए हुए हैं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उस सबको पढ़ाए हुए हैं कि जो है उत्सर्जन जो है चैप्टर में पढ़ाए हैं, उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा जो ना दूधिया उत्सर्जित जो है तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो भी लेटेक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेटेक्स होता है। तो याद रखना लेटेक्स मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं जो है ना ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ के देखते हैं कि छाल से जो है ना पेड़ के पास से कुछ कुछ जो है अपशिष्ट पदार्थ इसका निकलता है। जैसे कि आप लोग बबूल का पेड़ देखे होंगे, ठीक है, तो बबूल के पेड़ में देखे होंगे कि बबूल के पेड़ से जो है ना गोंद निकलने लगता है, गोंद निकलता है। ठीक है, गोंद निकलता है, तो वो गोंद क्या होता है, वही गोंद जो है ना इसका अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो निकलता है उसको कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, श्वास नलिका या वृक्क। फटाफट बताइए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ पाया जाता है, कहाँ से प्रवेश करती है, सॉरी यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फटाफट बताइए। तो हम ये आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं कि यूरिया जो है ना रक्त में प्रवेश करती है वो कहाँ से, तो यकृत से प्रवेश करती है। यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। और बताए हुए थे आप लोगों को कि लीवर से जो है ना लीवर या बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पदार्थ, तो लीवर ऐसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, तो ये आप लोगों को बताए हुए थे अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, जो मल होता है, ठीक है, मल का जो रंग होता है वो पीला होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण। यदि जो ना बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन शरीर में बढ़ जाता है तो इसी के कारण एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया बीमारी किसके कारण होता है, शरीर में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का मात्रा बढ़ जाने से पीलिया बीमारी होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और थोड़ा यकृत के बारे में बात करें, ठीक है, तो यकृत जो है ना यकृत के नीचे एक जो है ना पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय जहाँ पर जो है ना आके पित्त जो है जमा होता है। याद रखना, यहाँ पे आके क्या होता है, पित्त जमा होता है, ये जो है पित्ताशय कहलाता है। तो इतना जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वृक्क के बारे में तो बताए हुए थे। ठीक है, वृक्क जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, तो वृक्क क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, वृक्क क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। फेफड़ा, तो ये बताए थे फेफड़ा जो है ना मनुष्य का श्वसन अंग है। फेफड़ा क्या है, मनुष्य का श्वसन अंग है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ठीक है, रात में होता है कि दिन में होता है कि रात दिन होता है या सुबह शाम होता है? फटाफट बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत अच्छा आप लोग जो है ना आंसर दें कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो भी कर रहे हैं दिन में, ठीक है ना, दिन में करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण। ये याद रखना है कि जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो पौधा या पेड़ का बात करते हैं, तो पेड़ जो है ना किसका जो है ना निष्कासन करता है, तो ऑक्सीजन का ये निष्कासन करता है। लेकिन ये ग्रहण क्या करता है वायुमंडल से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन को हम लोग जन श्वसन के रूप में लेते हैं। और ये प्रक्रिया जो होता है ये दिन में ही होता है, दिन में। यदि बात करें रात में, तो रात में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो रात में जो पौधा है या पेड़ वो जो है ऑक्सीजन को ही जो है ना लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसीलिए रात को जो है ना कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, ये क्या करता है, पादप में फ्लोएम जो है ना ये क्या करता है। तो हम बात करें कि पादप में दो प्रकार का उत्तक है। ठीक है, पादप में दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है। एक हो जाता है जाइलम, ठीक है, कल बताए हुए थे जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम क्या करता है कि पौधे से जल एवं खनिज लवण, जड़ से जल एवं खनिज लवण को पौधे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पौधे के पत्तियों तक। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है ना जो पत्ती पर
भोजन बनता है वो भोजन जो है ना विभिन्न जो है ना भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो है ना संवाहक होता है किसका, तो भोजन का। जो भी आंसर भोजन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आप लोग रेगुलर रहिए और कंटिन्यू पूरा क्लास अंतिम तक देखिए, ठीक है ना। ये नहीं कि शुरू में आए उसके बाद जो है फरार हो गए, ऐसा नहीं। कोई भी वीडियो देखिए, चाहे आप किसी भी क्लास का है, ठीक है, 9th का है, 10th का है, 8th का है, ये हर एग्ज़ाम के लिए जो है ना यूजफुल है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, ऑक्सीजन इससे बाहर निकलता है। किससे निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से। तो फटाफट बताइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को बता दिए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश के उपस्थिति में पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, उपस्थिति में पौधा द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा खनिज लवण और जल, तीसरा हो जाता है आपका जो है क्लोरोफिल, और चौथा हो जाता है क्या, तो चौथा क्या हो जाता है, फटाफट बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में जो है ना ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो ये आप लोगों को याद रखना, ऑक्सीजन जल से निकलता है। जो भी जल और जो है ना आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जल से बात करें कि जो है ना जल का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये H2O होता है। तो H2O यहाँ टूट जाता है H2 + O2 में, ठीक है। तो यहाँ से O2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों को हम रक्त बताए हुए थे, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो हम इसका तब तक पोस्टमार्टम करते हैं। रक्त का बताए थे 2 भाग होता है, एक तो तरल भाग होता है और दूसरा हो जाता है ठोस भाग, ठीक है। रक्त का तरल भाग जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ये प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीला रंग का चिपचिपा जो है ना द्रव होता है। याद रखना, प्लाज्मा क्या है, हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। तो इसका जो है ना आंसर, जो भी प्लाज्मा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इसी तरह आप लोग जो है कंटिन्यू आंसर देते चलिए। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, फटाफट बताइएगा कि प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रिनोजेन निकाल दें, ठीक है, माइनस कर दें, तो ये क्या बचेगा, ठीक है। तो जो बचता है उसको क्या कहते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा। तो फिर से सुन लीजिए कि प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन जो है ना प्रोटीन निकाल देते हैं, तो इससे जो है ना क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट बोलिए। तो तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जानते हैं फटाफट वो आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो फटाफट बताइए, प्रकाश संश्लेषी जो है ना अंगक किसे कहते हैं, तो जल्द से जल्द बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। अभी बताए थे प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है, अंग बताए थे तो पत्ती, लेकिन अंगक का बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हरित लवक। क्या हो जाएगा आंसर, हरित लवक। जो भी आंसर हरित लवक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हरित लवक ही इसका आंसर होगा, ठीक है। और यदि बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये यदि पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का जो है इकाई है, क्या है, इकाई है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, इकाई है, पत्ती क्या है, अंग है, और हरित लवक क्या है, अंगक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अभी हम जो आप लोगों से पूछे हुए थे कि प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजेन जो है ना प्रोटीन निकाल दें तो इसको क्या कहते हैं। जो भी आंसर सीरम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जो आंसर किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो भी याद रखिए कि इसको सीरम कहते हैं। और आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और रिविज़न कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को कल भी बताए हुए थे। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट। तो हम आप लोगों का जो ना आप लोगों के सामने ये जो ना विरिक बना रहे हैं, विरिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि किडनी कल हम जो है ना आप लोगों को बोले थे कि क्लास में भी ये हम किडनी जो है ना पढ़ा चुके हैं, ठीक है। किडनी पढ़ा है, इधर से 2 नस आता है, ठीक है, धमनी है, धमनी, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखिए ये किडनी का भाग है, पहला और दूसरा, ठीक है। और ये जो है इसको कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको, मूत्राशय, ठीक है,
मेरे फेसबुक जो है ना, जो राज फिजिक्स क्लासेस नाम से फेसबुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ आपको ये सब कंटेंट जो है ना कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ जो ये है, ये मूत्रवाहिनी है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी है। तो आप लोगों को याद रखना, ये मूत्रवाहिनी है। और ये क्या है? मूत्राशय है, जहाँ मूत्र जो है ना जमा होता है, याद रखना। उसके बाद ये किडनी है, और किडनी भी जो है ना रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होता है, इसमें बहुत सारा जो है ना नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। आप लोगों को याद रखना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन, जो कि इसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर जो भी नेफ्रॉन बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मूत्रवाहिनी अभी बता दिया आप लोगों को, ये जो है ना इससे मूत्र का निर्माण होता है, और इस वाहिनी से मूत्राशय में जाके जमा होता है। ठीक है, और बोमेन संपुट आप लोगों को बताए हुए हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जब पढ़ाए थे क्लास में, ठीक है ना, और ऑनलाइन क्लास में तो अभी नहीं पढ़ाए, लेकिन ऑफलाइन बच्चे जरूर बता सकते हैं कि बोमेन संपुट क्या होता है। ठीक है, ऑफलाइन के जो भी स्टूडेंट है वो बोमेन संपुट के बारे में जो ना लिख के बताइए फटाफट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लीवर, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा है अंडाशय, और चौथा है एड्रिनल। फटाफट बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं, तो मनुष्य के शरीर का सबसे जो ना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट बताइए आप लोग। और काफ़ी अच्छा है कि आप लोग कमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो भी इसका आंसर लीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बात करें तो लीवर, इसको हम लोग यकृत कहते हैं, इसी को उर्दू में हम लोग जिगर कहते हैं। ठीक है ना, जिगर कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन यदि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? जो जानते हैं, जो पहले मेरे पास पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो यदि जुड़े हैं तो वो भी बताइए कि लीवर जो ना, लीवर के अतिरिक्त यदि बोले मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, तो वो आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए मतलब स्वपोषण जिसमें है उसमें क्या आवश्यक नहीं है? स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सॉरी जो ना प्रकाश, या जल। फटाफट बताइए, ये अभी हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं काफ़ी अंत तक रहिए, पूरा अंत तक, जो कि आप लोगों को बहुत सारा जो है ना इसमें क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, खनिज लवण है। ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत क्या नहीं है? ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा सांस के रूप में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जो भी आंसर ऑक्सीजन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तरह आप लोग आंसर करते रहिए। और जो भी कमेंट, यदि हम बात करें, जब हम जो ना होमवर्क आप लोगों को देते हैं और जो कमेंट अच्छा कर रहे हैं उसका हम प्रत्येक दिन नाम लेंगे, तो सबसे पहले कमेंट आप लोग अच्छा कीजिएगा। ठीक है, और उसका आंसर दीजिएगा, जो हम पूछें उसका डिटेल आप लोग आंसर सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? अमीबा में भोजन अंतःग्रहण मतलब जो अमीबा भोजन जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी भी आकृति का बनाई, ये अमीबा बन गया, तो अमीबा का ये जो हिस्सा होता है जो बाहर निकला हुआ है, इसको कूटपाथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कूटपाथ कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? कूटपाथ। और इसी के द्वारा धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना इसका भोजन आ गया, तो ये कूटपाथ धीरे धीरे इस भोजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो ये कूटपाथ के माध्यम से करते हैं। जो भी कूटपाथ आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको भी देखिए हम कूटपाथ दिए, ठीक है ना, तो ये याद रखना है, कूटपाथ होता है। ठीक है, और आज का जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? ATP होना चाहिए, ATP। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि पौधों में श्वसन के अंतर्गत जो है ना ATP तो शरीर में होता है। ADP के टूटने से जो है ना कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फटाफट बताना है आप लोगों को। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से जो है ना कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो ये आप लोगों का HW रहा। आप इसको जो है ना जहाँ से भी बताइए, चाहे आप गूगल कर लीजिए, ठीक है ना, गूगल कर लीजिए या कुछ भी कीजिए, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जो है ना आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जो अच्छा से कमेंट देंगे उसका हम जो है ना कमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो
कैसा रहा आज का क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कितना आप लोगों का स्कोर सही हुआ, ठीक है ना। जितने भी, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट आप लोग जुड़े हुए हैं जो कि अंतिम तक जुड़े रहते हैं, और ज़रूर है कि जो है ना, जो जुड़े हैं उसको फ़ायदा होगा ही, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ज़रूर बताइएगा किसका कितना जो है ना आंसर आ रहा है, मतलब कि यदि हम आज 20 क्वेश्चन करवाए तो 20 में जो है ना आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। और वीडियो को 1-2 बार देखिए ज़रूर, ताकि आपको टोटल जो है ना याद हो जाए। तो चलिए, कैसा रहा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह जो है ना प्रत्येक दिन जो है ना 7